Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of chapter 9, that is problem of deficit demand and excess demand. So let's get started. And in today's lecture we are discussing the topic that is problem of deficit demand. So what is the problem of deficit demand? Deficit demand क्या होता है? That means deficiency in demand. Deficiency in demand मैं बोलूँ तो डिमांड में कमी, कि डिमांड कम है. किससे डिमांड कम है? हमारी जो इकॉनमी कंसर्न होती है इक्विलिब्रियम लेवल पर, और इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर AD मीन्स AS AD के इक्वल होगा. तो यहाँ पर मैंने बोला है कि डिमांड में कमी है, तो डिमांड को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंगली एग्रीगेट सप्लाई से कर रहे हैं. तो मीन्स हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से. क्लियर है? तो प्रॉब्लम में डेफिशिएंट डिमांड की क्या सिचुएशन होगी? कब होगा ये? जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा एग्रीगेट सप्लाई से. यहाँ पर लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. इसका क्या मतलब है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक होता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो जब भी हम प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या फिर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे तो वो हम किससे कंसर्न होंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कंसर्न होंगे. मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को देखकर हम चलेंगे, क्योंकि अगर हमने ये नहीं देखा कि कौन से इक्विलिब्रियम लेवल पर ये पॉइंट्स आ रहे हैं तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल अटेन कर रहा है. तो इसलिए हमने एक इक्विलिब्रियम लेवल लेकर चल रहे हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से हम कंसर्न है जब हम प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे. अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था क्या? कि कैपेसिटी थी प्लांट की हमारी 10 लाख, हमने लास्ट एग्जांपल देखा था. फिर हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई था वो कितना था? वो भी 10 लाख है. तो जितनी कैपेसिटी उतनी ही सप्लाई हो रही है, उसको ही हमने क्या बोला था? हमारे रिसोर्सेज जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, मींस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई हमारी 10 लाख है और डिमांड भी 10 लाख हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है जितनी कैपेसिटी थी 10 लाख की. क्लियर है? तो यहाँ पर हम जो कंसर्न है एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, कौन से लेवल पर हम देख रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी. क्लियर है? अब हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं. एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम एंड जीडीपी एंड वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. हमें इक्विलिब्रियम लेवल अटेन करना है. एग्रीगेट सप्लाई हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, 45 डिग्री होता है, मीन्स ऑरिजिन से स्टार्ट होता है 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग. एग्रीगेट डिमांड हमारा कहीं ऊपर से स्टार्ट होता है, तो हमने एग्रीगेट डिमांड अपना ये बना लिया AD एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इस लेवल पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आया और इस लेवल पर हमने देखा अपने इनकम और जीडीपी इतनी आ गई. वाई लिख लेते हैं इसको. अब हमें क्या देखना है? हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से. ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें क्या बता रहा है? कैपेसिटी थी 10 लाख की, एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी 10 लाख है और डिमांड भी हमारी 10 लाख है. ये हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेन ये बता रहा है. लेकिन एक्चुअल में है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है. तो मीन्स डिमांड कम है तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो हमारा कहीं नीचे से आएगा. तो ये हमारा प्लान्ड AD है. ये तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट था कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा यहाँ पर अटेन होगा, लेकिन AD कम है तो AD हमारा कहीं नीचे से स्टार्ट हो रहा है. तो ये हमारा AD हो गया, AD प्लान. ये यहाँ पर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया E डैश. ये हमें क्या बता रहा है कि हमारी कैपेसिटी थी 10 लाख की, एग्रीगेट सप्लाई हमारी 8 लाख की है और AD हमारी 8 लाख की है. कैपेसिटी 10 लाख की, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं 8 लाख की, डिमांड कम है, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंगली हमें सप्लाई भी उतनी रखनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि हम इक्विलिब्रियम लेवल से कंसर्न है. तो यहाँ पर हमारा ADS की तो इक्वल आ गया है, लेकिन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, 2 लाख का कुछ गैप आ रहा है. तो यहाँ पर जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा. क्लियर है? तो यहाँ पर जो E डैश आया वो कैसे हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. मीन्स कैपेसिटी थी हमारे पास इतनी, हम इतना प्रोडक्शन कर सकते थे यहाँ तक, लेकिन हम एक्चुअल में कितना कर रहे हैं? इतना कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास AD जो प्लान्ड AD है वो कम है. तो ये पॉइंट आ गया हमारा AD फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ये इक्विलिब्रियम, और ये आया हमारा AD प्लान्ड. हमें क्या मेजर करना है? डेफिशिएंट डिमांड. डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा हमारा? AD फुल एम्प्लॉयमेंट से लेकर जो यहाँ का जो इसका बीच का गैप है उसी को हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड. अब पॉइंट ये आता है कि हमने यहाँ से क्यों मेजर नहीं करा कि यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड कम था और यहाँ से हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन नहीं, हम कहाँ से कंसर्न है? हमने अभी देखा था ऊपर कि
हम कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से कंसर्न है, मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट से एडी कितना कम है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एडी में जो कमी है, ये पॉइंट जो बता, ये जो गैप बता रहा है हमें, यही बता रहा है क्या, डेफिशिएंट डिमांड, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कितना कम है एडी। क्लियर है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर से देख मेजर करें, ना कि यहाँ पर से। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या, किससे कंसर्न है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एडी कितना कम है। तो यही हमें क्या बताता है, डेफिशिएंट डिमांड बताता है। क्लियर है डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड हो के है क्या एक्चुअली, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेटेड एट फुल एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एडी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड बोलेंगे। क्लियर है ये पॉइंट, डेफिशिएंट डिमांड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कि डेफिशिएंट डिमांड के क्या क्या कॉजेज है, मींस डेफिशिएंट डिमांड जो हमारी इकोनॉमी में आती है वो क्यों आती है, क्या रीजन है उसके। हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर हमारे पास कंजप्शन, जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मीन्स अगर हम खर्चा कम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। कि हम MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो तो कम कर रहे हैं, और MPS हम ज़्यादा कर रहे हैं। MPS क्या था हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मीन्स सेव ज़्यादा कर रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, क्योंकि हम कंजप्शन कम कर रहे हैं, हम चीज़ों की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा डेफिशिएंट डिमांड आएगा। कि मीन्स अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। हम इसे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स हम इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कि अगर इन्वेस्टमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है डेफिशिएंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का, कि अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मीन्स इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, आगे जो उसको एम्प्लॉयमेंट, जो जिसको जॉब्स मिलती है उनको इनकम नहीं मिल रही है, इनकम नहीं आएगी उनके पास, तो क्या होगा, डिमांड अल्टीमेटली कम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एग्रीगेट डिमांड के कम होने का। नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट के दोनों एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोनों कम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ बजटरी कॉन्स्टेंट्स आ गए, बजट में कुछ कमियां आ गई हैं, इस वजह से गवर्नमेंट ने अपना खर्चा कम कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिमांड का के कम होने का। नेक्स्ट है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है मतलब कि हमारी जो डोमेस्टिकली गुड्स की जो डिमांड है वो दूसरी कंट्रीज़ में कम हो रही है। तो जब डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड हमारी दूसरी कंट्रीज़ में हमारे गुड्स की डिमांड कम हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो मीन्स हमारा एग्रीगेट डिमांड जो डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है, डिमांड में कमी आ रही है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इम्पोर्ट। इंक्रीज इन इम्पोर्ट क्या बता रहा है हमें, कि हम दूसरे कंट्री के गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो जब दूसरे कंट्री के गुड्स की डिमांड करेंगे तो उनकी उनकी कंट्री की डिमांड बढ़ेगी, मीन्स अल्टीमेटली हमारी कंट्री की डिमांड कम होगी, हमारी कंट्री की डिमांड, गुड्स की डिमांड कम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा डेफिशिएंट डिमांड का। जो हमारा इम्पोर्ट्स है वो नेगेटिव कंपोनेंट हो गया एग्रीगेट डिमांड का, कि अगर इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और अगर इम्पोर्ट्स कम होंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट है टैक्सेस। अगर टैक्सेस बढ़ गए, अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो मीन्स इनकम का कुछ पार्ट टैक्स में चल जाएगा। अगर इनकम का ज़्यादा पार्ट टैक्स में जाएगा तो जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम होती है इनकम में से टैक्स का पार्ट डिडक्ट होने के बाद जो इनकम बचेगी उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो इनकम का ज़्यादा पार्ट टैक्सेस में जाएगा, तो डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी, और जब डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी तो आप क्या कर पाओगे, डिमांड तो कम ही कर पाओगे क्योंकि पैसे कम है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा डेफिशिएंट डिमांड का। तो दीज आर ऑल रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कि अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा, आप खर्चा कम कर रहे हो, सेव ज़्यादा कर रहे हो, तो डिमांड कम होगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम।
डिमांड कम। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, गवर्नमेंट के कुछ बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से गवर्नमेंट ने खर्चा कम कर दिया। कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कम हो गए, मीन्स दूसरी कंट्री में हमारे गुड्स की डिमांड कम हो रही है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है डेफिशिएंट डिमांड का। इंक्रीज इन इम्पोर्ट मीन्स हम दूसरी कंट्री के गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और अपनी कंट्री के गुड्स की डिमांड अल्टीमेटली क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा एग्रीगेट डिमांड के कम होने का। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस ज़्यादा हो गए, डिस्पोजेबल इनकम आपके पास कम बची, उसकी वजह से आप डिमांड कम कर रहे हो। तो दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो उसके क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये कैसे आया, हमने देखा था अभी ग्राफ में कि यहाँ पर जो था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वाई, लेकिन हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ई डैश, जिसको हम बोलेंगे वाई डैश, लेकिन हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम यहाँ पे इस पॉइंट पर आएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एग्रीगेट डिमांड कम है उस टाइम पर और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, हम वाई यहाँ तक हम प्रोडक्शन कर सकते थे, मींस कैपेसिटी हमारे पास 10 लाख थी और एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी 10 लाख है। इस पॉइंट पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हमारा जो रिसोर्स है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं और एग्रीगेट डिमांड भी यहाँ पर 10 लाख की है। लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है ई डैश, ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि वही चीज़, हमारी कैपेसिटी तो 10 लाख है लेकिन हमारी एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट पर कम है। तो एग्रीगेट डिमांड सपोज हमारी 8 लाख है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सप्लाई भी कितनी करनी पड़ रही है, 8 लाख ही करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर फुल हमारा इक्विलिब्रियम लेवल तो अटेन हो रहा है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम लेवल अटेन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि हमारी कैपेसिटी थी 10 लाख की, लेकिन जो हमारी सप्लाई हो रही है वो 8 लाख की हो रही है, मीन्स 2 लाख का गैप आ रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो कैसा पॉइंट है हमारा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मीन्स हम यहाँ तक प्रोडक्शन कर सकते थे इस पॉइंट तक, लेकिन हम एक्चुअल में कहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक कर रहे हैं। तो ये जो हमारा गैप है ये हमारा कुछ लैक कर रहा है। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है हमारा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हमारा जो पॉइंट आता है मीन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अटेन होता है इकोनॉमी के अंदर। तो ये कॉन्सिक्वेंस है डेफिशिएंट इन एग्रीगेट डिमांड का। नेक्स्ट इज अनसोल्ड स्टॉक। नॉर्मल सी चीज़ें अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका जो स्टॉक है वो अनसोल्ड रह जाएगा, मीन्स उनका स्टॉक सारा बिकेगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है किसका, डेफिशिएंट डिमांड का, डेफिशिएंट मतलब कॉन्सिक्वेंस है डेफिशिएंट डिमांड का, कि प्रोड्यूसर्स जो अपना सारा का सारा स्टॉक बेच ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट में लॉस होगा कैसे, फर्स्ट थिंग तो उनका जो स्टॉक है वो बिका नहीं, तो सबसे बड़ा तो ये इसकी वजह से जो उनका प्रॉफिट है वो कम होगा। दूसरी चीज़, अगर उनका स्टॉक उन्हें बेचना भी हो क्योंकि बस बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और डिमांड इतनी है नहीं मार्केट के अंदर, तो अगर उन्हें सामान बेचना भी अपना तो वो क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस बहुत ज़्यादा कम करने पड़ेंगे। तो वो प्राइजेस कम करेंगे तब उनका थोड़ा बहुत सामान बिक जाएगा। तो ये इससे भी क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारे सेलर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रॉफिट में लॉस होगा। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड का। क्लियर है। नेक्स्ट डिफ्लेशनरी गैप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफ्लेशनरी गैप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफ्लेशनरी गैप, उसमें आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा ग्राफ और ये जो सब चीज़ें, और डिफ्लेशनरी गैप की आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। है क्या डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लान्ड एडी एंड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट और प्लान्ड एडी के बीच का जो डिफ्रेंशिएट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। नॉर्मली जिसको हमने डेफिशिएंट डिमांड बोला था, मीन्स एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट और एडी एट प्लान्ड एडी के बीच के गैप को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। एक होता है डिफ्लेशनरी गैप और एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप हम एक्सेस डिमांड में पढ़ेंगे। तो डिफ्लेशनरी गैप है कि हमारा डिफरेंस बिटवीन एडी एट प्लान्ड एंड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इनके बीच का डिफरेंस को हमने क्या बोला है, डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है। तो ये जो डिफ्लेशनरी गैप है वो भी कब आता है, वो भी कॉन्सिक्वेंस है किसका, डेफिशिएंट डिमांड का। डिफ्लेशनरी गैप तभी तो है जब इसके बीच में डिफरेंशिएट आएगी, मीन्स हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट और प्लान एडी के बीच के डिफरेंशिएट को ही हमने क्या बोला था, डिफ्लेशनरी गैप बोला था। ये कब आएगा, जब डेफिशिएंट डिमांड होगी।
तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। अभी हमने पढ़ा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड जब हमारी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली। अब हम देखेंगे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम। एक्सेस डिमांड कब होगी? जब हमारी डिमांड ज़्यादा है, एडी ज़्यादा है और एएस कम है। यहाँ पर भी हम किस लेवल से कंसर्न है? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से देख रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं। एक्स एक्सेस पर हमने लिया है इनकम एंड जीडीपी और वाई एक्सेस पर मैंने लिया है एडी एंड एएस। अब है क्या पॉइंट कि एडी हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये एन एएस कब हो गया हमारा, एंड ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर हमारा अटेन हो रहा है। ये हमारा इनकम लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट हमें क्या बता रहा है? कैपेसिटी थी 10 लाख की, एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी 10 लाख है और एडी भी हमारी कितनी है? 10 लाख। तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अटेन हो रहा है। मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। अब हुआ क्या? इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा मतलब हमारा ये वाला कुछ लेवल होगा, ये होगा हमारा एडी प्लान, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो हमारा एडी प्लान कितना है? कुछ अप ऊपर की तरफ है, दिस वन। यहाँ पर हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया ई डैश और यहाँ पर हमारा आया वाई डैश इनकम। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर हमारा जो पॉइंट है ये हमारा एडी प्लान है। अगर मुझे यहाँ पर देखना हो हमारा जो ये जो हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये हमारा एक्सेस डिमांड की वजह से आया। अब मुझे यहाँ पर क्या मेजर करना है? जैसे हमने वहाँ पर डिफ्लेशन गैप मेजर करा था या फिर डेफिशिएंट डिमांड मेजर करी थी, ऐसे हम यहाँ पर एक्सेस डिमांड को मेजर करेंगे। तो वो हम यहाँ से नहीं देखेंगे प्लांट से, क्योंकि हो गया हम किससे कंसर्न है? फुल एम्प्लॉयमेंट से। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा यहाँ पर अटेन हो रहा था। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से इसके जो बीच का गैप है वही हमें क्या बताता है? एक्सेस डिमांड बताता है। ये जो गैप आ रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कंसर्न है हम। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से प्लांट तक का गैप को ही हमने क्या बोला? एक्सेस डिमांड, या फिर इसी गैप को हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। क्लियर है। सेम पॉइंट यही है कि हमने यहाँ से क्यों मेजर नहीं करा? क्यों? क्योंकि हम किससे कंसर्न है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कंसर्न है। हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से मेजर करेंगे प्लान तक। तो ये पॉइंट बताता है हमारा एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप का। तो ये था हमारा पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट आता है वही सेम चीज़ कि कॉजेज़ क्या है हमारे एक्सेस डिमांड के। जो चीज़ें हमने डेफिशिएंट डिमांड में कम करी थी वही चीज़ें हम एक्सेस डिमांड में बढ़ा देंगे। हमें पता है कि एडी के कॉम्पोनेंट क्या होते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे तो मीन्स डिमांड बढ़ेगी, मीन्स आप कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी के अंदर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम आएगी लोगों के पास और वो डिमांड करेंगे, तो उससे क्या और अल्टीमेटली हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दे, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दे और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाए कि मीन्स दूसरे कंट्री के लोग हमारे गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो मीन्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हमारे कंट्री की गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो मीन्स एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इम्पोर्ट कम हो जाए, क्योंकि हमने देखा था इम्पोर्ट नेगेटिव कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, तो इम्पोर्ट हम यहाँ पर कम कर दें, मीन्स हम दूसरी कंट्री गुड्स की डिमांड कम कर रहे हैं और अपनी कंट्री की गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर इम्पोर्ट कम हो रहे हैं तो मीन्स हम दूसरी कंट्री के गुड्स की डिमांड कम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारे रीजन्स हो गए किसके? एक्सेस डिमांड की। और एक होता है हमारा टैक्सेस। अगर अब टैक्स रेट कम हो जाए तो हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा बचेगी, जब डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी तो मीन्स हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो ये सारे कॉजेज हो गए हमारे किसके? एक्सेस डिमांड के। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड। जैसे हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा था, ये आते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या इफेक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर? फर्स्ट है स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का क्या मतलब है? हमारी जो एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर थी वो यहाँ पर थी, लेकिन हुआ क्या? डिमांड ज़्यादा है तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आया, तो इसमें हमारा जो इनकम है वो इतनी आ गई। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है
इस पॉइंट पर हमारा जो मतलब इस पॉइंट पर हमारी फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, यहाँ तक हमारा जितने भी रिसोर्सेज इकॉनमी में वो सब के सब यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो हमारा न्यू जीडीपी आ रहा है, जीडीपी तो एक्चुअल में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि जीडीपी तो इतना ही बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जितने कैपेसिटी थी 10 लाख की, उतनी ही सप्लाई हो रही है 10 लाख की, और उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है 10 लाख की। तो यहाँ पर तो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज है, इससे आगे रिसोर्सेज हमारी इकॉनमी में बढ़ ही नहीं सकते, जीडीपी इससे आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन जीडीपी हमें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये जो जीडीपी बढ़ रही है, एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ रही है, एक्चुअल में क्या हो रहा है इकॉनमी में, इन्फ्लेशन हो रहा है। तो जीडीपी तो जितनी बढ़नी थी वो यहाँ पर बढ़ गई, जीडीपी तो आगे हमारी बढ़ेगी नहीं। तो यही बोला इसने कि एक्सेस डिमांड की वजह से जीडीपी तो नहीं दिखेगी, जीडीपी कैसी यहाँ पर स्टैटिक है, जीडीपी यहीं पर रुक गई, जीडीपी इससे आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जो ये जीडीपी में इमेजनरी बढ़ती हुई दिख रही है, वो क्या हो रहा है, हमारा एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन हमारा क्रिएट हो रहा है इकॉनमी के अंदर। क्लियर है? तो ये बोला स्टैटिक जीडीपी कि जीडीपी तो हमारी वहीं पर स्टक हो गई, जीडीपी तो हमारी जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी उतनी ही हमारी सप्लाई हो रहा है और उतना ही हमारा डिमांड हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर भी कॉन्सिक्वेंस आया लॉस ऑफ प्रॉफिट की, प्रॉफिट में लॉस हो रहा है। क्यों? एक्सेस डिमांड भी हमारा प्रॉफिट में लॉस करता है, क्योंकि हमने यह देखा एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मीन्स प्रोडक्ट जो आपके पास 2-3 ही बढ़े और लोग लेने वाले बहुत सारे हैं, तब सबकी डिमांड फुलफिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड रह जाएगी। अब अनफुलफिल्ड डिमांड रह जाएगी तो सेलर को अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि उसको पास अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होती, ज़्यादा चीज़ें होती तो वो सारी बेच पाता। तो अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट में लॉस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वेज प्राइस स्पाइरल। एक वेज प्राइस स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा इकॉनमी के अंदर। एक्सेस डिमांड की वजह से डिमांड के ऊपर प्रेशर बनेगा, मीन्स डिमांड ज़्यादा है, डिमांड के ऊपर प्रेशर बनेगा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी मीन्स वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस के बढ़ने से प्राइजेस बढ़ेंगे, और प्राइजेस के बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने से क्या होगा, फिर से क्या बोलेंगे लोग, वेजेस बढ़ाओ। तो वेज कैच प्राइस एंड प्राइस कैच वेजेस। नॉर्मल सेंस में हो क्या रहा है कि डिमांड के ऊपर प्रेशर बन रहा है, मीन्स डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और गुड्स सिर्फ 2-3 ही है। इसके ऊपर जब प्रेशर बनेगा कि डिमांड ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्राइसेस को बढ़ा देंगे। नॉर्मल सेंस में ये होता है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो क्या, और सप्लाई इतनी है नहीं, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे भी टमाटो के रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा थी एक टाइम पर और प्राइजेस इतने मीन्स प्रोडक्शन इतनी है नहीं और डिमांड ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यही वाली सेंस बोली इसने कि अगर एक्सेस डिमांड होगा और एक्सेस डिमांड की वजह से डिमांड के ऊपर प्रेशर बनेगा, डिमांड के ऊपर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब वेजेस बढ़ेंगे, वेजेस बढ़ेंगे। तो जब कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने प्राइजेस बढ़ा देगा अपने गुड्स के। जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो लोगों को ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो मीन्स उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो वो क्या बोल रहे हैं प्रोड्यूसर्स को कि हमारे वेजेस बढ़ाओ। तो यहाँ पर ये सेंस बैठ रही है कि वेज कैच प्राइस एंड प्राइस कैच वेजेस, तो ये स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा एक। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। जैसे हमने वहाँ पर देखा था डिफ्लेशनरी गैप, तो ऐसी इन्फ्लेशनरी गैप क्या था, डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। प्लान्ड एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट के जो बियॉन्ड प्लान्ड एडी और एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इनके बीच के गैप को ही हमने क्या बोला है, इन्फ्लेशनरी गैप। मीन्स एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एडी एट प्लान्ड लेवल, इनके बीच को हम क्या बोलेंगे, गैप को क्या बोलेंगे हम, इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर है? सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ये क्या क्या मेजर्स हम लेंगे एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड आने चैप्टर के नोट्स जो है मैंने अपलोड कर दिए अपने टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।